शांत और सुंदर गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बाद रघु बिल्कुल अकेला था। न सिर पर छत थी, न पास में कोई संपत्ति। गांव के मुखिया हरिवंश राय, जो अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने रघु को सहारा दिया और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। समय बीतता गया, रघु जवान हुआ और मुखिया जी का दाहिना हाथ बन गया। रघु, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो गई है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा घर और खाना पीना सब संभल जाएगा। मेरी भी उम्र हो चली है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मेरे सामने हो जाए। अरे मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा और कौन है? आपने मुझे माता पिता का प्यार दिया है, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो रघु। लड़की मैं देखूं या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं मुखिया जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। ठीक है, एक अच्छी लड़की मेरी नजर में है। और हाँ, शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मुखिया जी का बेटा आदित्य, जो बुरी आदतों का शिकार था, ये सब सुन रहा था। उसे एक नौकर पर खर्च किया जाना रास नहीं आया। आदित्य गुस्से में मुखिया जी के कमरे में आता है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? इस नौकर की शादी का खर्च आप उठाएंगे? ये मत भूलिए कि वो हमारा नौकर है। आज आप उसे पैसा देंगे तो वो सिर पे चढ़ जाएगा। क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? जुबान संभाल कर बात करो आदित्य। वो नौकर नहीं, मेरे बेटे जैसा है और ये मेरी संपत्ति है। मैं जो चाहूं वो करूंगा, तुम मुझे मत सिखाओ। पिताजी, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वो फटीचर रघु नहीं। आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाइए। एक दिन आपको पता चलेगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपने पराये की बात तुम मत करो। जब मैं बीमार था तब कहाँ था तुम्हारा अपनापन? तब इसी रघु ने दिन रात मेरी सेवा की थी। तुम तो नशे में धुत पड़े रहते थे। इस रघु का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह ले रहा है। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। कुछ समय बाद मुखिया जी ने रघु की शादी भावना नाम की लड़की से करवा दी। भावना के आने से रघु की झोपड़ी में खुशियां आ गईं। सचमुच भावना, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई है और ये सब मालिक की वजह से है। वो मेरे लिए भगवान है। जी हरिवंश चाचा वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। एक दिन आदित्य फिर पैसे मांगने आता है, पर मुखिया जी मना कर देते हैं। तब आदित्य एक खतरनाक योजना बनाता है। अगले दिन मुखिया जी की तिजोरी से 1 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। पिताजी, चोर कोई और नहीं, ये रघु ही है। आपने उस पर भरोसा करके गलती की। वो कभी कभी तिजोरी की चाबी भी रखता था। क्या हुआ मालिक, आप सब यहाँ क्यों जमा है? चोरी करके अब मासूम बन रहा है? सच सच बता, पैसे कहाँ हैं, वरना लात मार कर निकाल दूंगा। बस आदित्य, मुझे रघु पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहले मेरे कमरे की तलाशी लीजिए और फिर इसके घर की। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आदित्य के कमरे में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही रघु के घर की तलाशी ली जाती है, पलंग के नीचे से रुपयों की थैली मिल जाती है। रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखा पिताजी, आप बोलिए, ये चोर है, इसे पुलिस के हवाले कीजिए। नहीं, कोई पुलिस नहीं आएगी। मुझे कोई शिकायत नहीं करनी। चलो यहाँ से। पूरे गांव में खबर फैल गई कि रघु चोर है। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। रघु घंटों मुखिया जी के घर के बाहर खड़ा रहता, पर मुखिया जी बाहर नहीं आते। घर में राशन खत्म होने लगा। अब घर में आटा भी नहीं बचा है। आप कहीं और काम क्यों नहीं देखते? मुखिया जी शायद अब आपको काम पर नहीं रखेंगे। मैं काम ढूंढने गया था भावना, पर सब मुझे चोर कहकर भगा देते हैं। रघु सेठ पृथ्वीराज के पास जाता है। पहले तो सेठ की पत्नी मना करती है, पर बाद में सेठ उसे काम पर रख लेता है।
और शाम को मजदूरी भी देता है। रघु को लगता है भगवान ने सुन ली, पर उसे नहीं पता था कि ये मुखिया जी की ही गुप्त सहायता थी। आदित्य की नफरत कम नहीं हुई थी। वो अपने साथी से बात कर रहा था, जिसे मुखिया जी ने छिपकर सुन लिया। उस सेठ के यहाँ से हार चुराकर रघु के घर रख दो। मैं उस रघु को दाने दाने के लिए मोहताज देखना चाहता हूँ। जैसे तिजोरी के पैसे उसके घर रखे थे, वैसे ही ये हार भी रख दो। तो ये सब तुमने किया था आदित्य? अपने ही घर में चोरी और इल्जाम उस मासूम रघु पर? तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा ना था। पिताजी, आप चुप रहो। कल सुबह पूरे गांव के सामने तुम्हारा फैसला होगा। अगले दिन मुखिया जी ने पंचायत बुलाई। सबके सामने आदित्य का सच सामने आया। आदित्य का साथी भी डर के मारे सच उगल देता है। भाइयों, रघु निर्दोष है। अपराधी मेरा अपना बेटा है। रघु ने जो अपमान झेला है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर मैं आज अपनी 10 एकड़ जमीन रघु के नाम करता हूँ, ताकि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पुलिस आदित्य को गिरफ्तार कर ले जाती है। मालिक, आपने मेरी बेगुनाही साबित कर दी। मेरे लिए यही बहुत है। मुझे जमीन नहीं चाहिए। नहीं रघु, ये तुम्हारा हक है। तुमने मुझे बेटे का प्यार दिया और मेरे सगे बेटे ने धोखा। आज से तुम और भावना इस घर का हिस्सा हो। आदित्य के जेल जाने के बाद गांव में शांति लौट आई थी। रघु अब केवल एक मजदूर नहीं था, बल्कि 10 एकड़ जमीन का मालिक और मुखिया जी के व्यापार का प्रबंधक भी था। भावना ने मुखिया जी के घर को पूरी तरह संभाल लिया था। मुखिया जी अब काफी वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। रघु बेटा, अब इस गांव की जिम्मेदारी धीरे धीरे तुम्हारे कंधों पर आ रही है। मैंने सुना है कि पास के शहर का एक बड़ा बिल्डर हमारे गांव की जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। वो लोगों को पैसों का लालच दे रहा है। आप चिंता न करें मालिक, मैंने भी सुना है वो लोगों को उनकी जमीन के बदले शहर में फ्लैट देने का वादा कर रहा है। लेकिन मैं गांव वालों को समझाऊंगा कि जमीन माँ होती है, उसे बेचा नहीं जाता। चाचा जी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। रघु सब संभाल लेगा। बस मन में एक ही डर रहता है, आदित्य भैया के जेल से छूटने का समय पास आ रहा है। भावना का डर सच साबित हुआ। अच्छे व्यवहार के कारण आदित्य की सजा कम कर दी गई और वो वापस गांव लौट आया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। वो सीधा अपने घर पहुंचा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बेदखल कर दिया था। पिताजी, मैं हक मांगने नहीं, माफी मांगने आया हूँ। जेल की काल कोठरी में मुझे समझ आया कि मैंने क्या खोया है। रघु, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। छोटे मालिक, आप ऐसा मत कहिए। आप इस घर के बेटे हैं। मुखिया जी को आदित्य की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन रघु के कहने पर उन्होंने उसे घर के एक छोटे से हिस्से में रहने की इजाजत दे दी। रघु को लगा कि आदित्य सुधर गया है, लेकिन गांव वाले अब भी आदित्य को शक की निगाह से देखते थे। गांव में वो शहर का बिल्डर विक्रांत आ पहुंचा। उसने गांव के कुछ लालची लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। उसे पता चला कि मुखिया जी और रघु सबसे बड़ी बाधा है। विक्रांत ने चुपके से आदित्य से संपर्क किया। देखो आदित्य, मुझे पता है तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सारी संपत्ति उस नौकर के नाम कर दी है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें वो सब वापस दिला सकता हूँ। बस तुम्हें रघु के हस्ताक्षर उन कागजों पर चाहिए जिनसे गांव की जमीन मेरे नाम हो सके। तुम चाहते क्या हो विक्रांत? रघु तुम पर भरोसा करने लगा है। बस मौका पाकर उसकी अलमारी से जमीन के कागजात निकाल लो और उस पर उसके अंगूठे का निशान ले लो। बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। एक रात जब घर के सब लोग सो रहे थे, आदित्य दबे पांव रघु के कमरे की ओर बढ़ा। उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसने धीरे से रघु की अलमारी खोली। तभी अचानक कमरे की रोशनी जल गई। आदित्य को रघु देख लेता है और पास आकर बोला,
मुझे लगा था बदल गए हैं छोटे मालिक। अगर आपको कागजात चाहिए थे तो मांग लेते, मैं तो खुद सब आपको सौंपने वाला था। रघु, तुम जाग रहे थे? छोटे मालिक, मुखिया जी ने मुझे जो दिया वो मेरा नहीं था। मैं तो आज भी खुद को आपका सेवक मानता हूँ। ये लीजिए चाबी, ले लीजिए सब कुछ, लेकिन उन बिल्डरों को गांव मत बेचिएगा। गांव के लोग बर्बाद हो जाएंगे। रघु की निस्वार्थ भक्ति देखकर आदित्य के हाथ से कागज गिर गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। नहीं रघु, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। मैं विक्रांत का पर्दाफाश करने आया था। उसने मुझे लालच दिया था और मैंने उसे हाँ कहा ताकि मैं उसके असली मंसूबों को रिकॉर्ड कर सकूं। अगली सुबह पंचायत बैठी। आदित्य ने सबके सामने वो रिकॉर्डिंग बजाई जिसमें विक्रांत गांव की जमीन हड़पने और लोगों को धोखा देने की बात कर रहा था। आदित्य, क्या तुम्हें पता है मैं लोगों का जमीन लेकर उन्हें शहर भेज दूंगा। नहीं, बस एक बार सबकी जमीन मेरे नाम हो जाए तो मैं सारे लोगों को इस गांव से लात मारकर भगा दूंगा। ये सब गांव वाले सुनते हैं और विक्रांत को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। आज मुझे बहुत खुशी है। आज मुझे 2 बेटे मिले हैं। एक जिसने ईमानदारी की मिसाल पेश की और दूसरा जिसने अपनी गलती सुधारकर प्रायश्चित किया। पिताजी, अब से रघु ही इस घर का बड़ा बेटा रहेगा। मैं उसका छोटा भाई बनकर खेती और गांव का काम सीखूंगा। नहीं भाई, हम दोनों मिलकर इस गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। समय का पहिया घूमता रहा। अब रघु और आदित्य की जोड़ी पूरे जिले में मिसाल बन चुकी थी। रघु की सूझबूझ और आदित्य की आधुनिक शिक्षा ने गांव की तस्वीर बदल दी थी। गांव में अब पक्की सड़कें और बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल था। मुखिया हरिवंश राय अब बहुत वृद्ध हो चुके थे और चारपाई पर लेटे लेटे अपने दोनों बेटों को काम करते देख गौरवान्वित महसूस करते थे। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन पश्चाताप उसे फिर इंसान बना सकता है। और ईमानदारी वो ताकत है जो टूटे रिश्तों को भी जोड़ देती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी के साथ।